वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता वासु खसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या कुछ खास खबरें हैं आज गाजियाबाद से? देखिए सोनिया, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो लोग हैं वो ठंड से अब काफी परेशान हो चुके हैं। जो वो तापमान है वो न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ दर्ज किया गया है। जिस वक्त सुबह के समय की अगर बात करें तो कोहरे की चादर आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे की चादर लगातार सुबह से ही 4 बजे के बाद से ही इस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं एक्यूआई लेवल की बात करें तो एक्यूआई लेवल लगातार करीब 2 महीनों से यहाँ 400 से ऊपर बना हुआ है। भारी भरकम परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से वायु प्रदूषण यहाँ चरम सीमा पे देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की हम दोनों की बात करें तो लोगों में ज्यादातर आंखों में जलन, गले में दर्द, इस तरीके की समस्याएं भी देखने को मिल रही है। सोनिया, वही बात करें गाजियाबाद, जिस तरीके से ईरान में हिंसा हुई है तो गाजियाबाद का एक युवक केतन जो कि मर्चेंट नेवी में काम करता था, वो करीब 15 दिनों से ईरान सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनके जो माता पिता है लगातार वो मोदी सरकार से उसे छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले केतन से उनकी बात हुई थी तो केतन ने बताया था करीब 10 से 15 जो भारतीय नागरिक है जो जो जिसमें कैप्टन भी है और कुछ जहाज शिप पर जो लोग थे वो ईरान डीजल लेके गए थे, शिप गया था जिसके बाद वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 15 दिन हो गए लगभग केतन की उनसे बात नहीं। इसको देखते हुए दोनों माता पिता ने मोदी सरकार से मेल के जरिए कनेक्टिविटी बना के गवर्नमेंट से मांग की है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। जी सोनिया। बिल्कुल वाशु, अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में सबसे प्रदूषित शहर में गाजियाबाद आता है और गाजियाबाद में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ने में लगा है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, वाहनों में कंट्रोल तो किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वाहनों में कंट्रोल किया जाता है थोड़ा प्रदूषण कम हो जाता है, उसके बाद फिर ज्यादा होने लगता है। इसके पीछे विशेषज्ञों की क्या राय है? देखिए सोनिया, दिल्ली एनसीआर ये इतना बड़ा प्रदूषित केंद्र बन गया और गाजियाबाद सबसे प्रदूषित जिला माना गया है क्योंकि यहाँ जो अवैध फैक्ट्रियां, में हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि अवैध फैक्ट्रियां बड़ी संख्या में है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई करता है लेकिन सिर्फ वो कार्रवाई कागजी होती है, लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पर प्रदूषण चरम सीमा पर बना हुआ और लगातार जो एक्यूआई लेवल है वो 400 से भी ऊपर का बना। विशेषज्ञ कहना है कि विशेषज्ञ से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रदूषण है इसका सबसे बड़ा कारण ये जो ई वेस्ट है, जो लोग कचरा जलाते हैं या फिर जो वो बने हुए कबाड़ के बिल्कुल बिल्कुल वासु, आपके पास लौटूंगी। लगातार देखिए प्रदूषण का स्तर गाजियाबाद में बढ़ने में लगा है और इसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां तो हैं ही, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अवैध फैक्ट्रियां वहां पर बनाई गई हैं, यही बड़ी वजह भी मानी जा रही है। अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से, हमारे संवाददाता श्रीनगर से। अजहर, क्या कुछ खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर से? हाल पता है क्या कि अभी मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट किया है कि 19 से लेकर 20 जनवरी तक एक वेस्टर्न है वो काफी हैवी। अभी जो स्थिति यहाँ पे है, जो 40 है दूध है वो लगातार दिख रहा है तो अंबा कठुआ इलाके में छाया हुआ है। दूध तकरीबन गाड़ियों की आवाजाही है वहां पे भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि काफी जो और फ्लाइट्स भी जो है, कई एक फ्लाइट जो है वो कैंसिल पड़ेंगी, कई एक जो फ्लाइट्स है वो भी दिल्ली जो है वो देरी से चल रही है। तो इस हवाले से काफी जो आम अभी पहले का जो है वो लगातार घट रहा है और है कि अगर इस अजहर, आपकी आवाज हम तक ब्रेक होकर पहुंच रही है। अजहर, आपकी सही तरीके से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर लें तो अभी कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली में जो एकीकृत न्यायालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें अमेठी है, चंदौली है, हाथरस है, औरैया है, ये विभिन्न जनपद, महोबा को भी उसमें शामिल किया गया। जो एकीकृत न्यायालय है उसका उद्घाटन किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज सूरत, गुजरात का भी दौरा है और गुजरात से लौटने के बाद ऐसी संभावना है कि वो दिल्ली जाकर के प्रवास कर रहे हैं आज रात में।
इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो केजीएमयू में जिस तरह से धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया था और जिस तरह की शिकायतें मिली थी डॉक्टर के ऊपर और जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है एसटीएफ का, उसके बाद से केजीएमयू में एक बड़े धर्मांतरण का संकेत मिल रहा है। और इस धर्मांतरण के पीछे कई ऐसी गल्फ कंट्री हैं जहां से फंडिंग की भी बातें सामने आ रही हैं। तो जैसा कि पूर्व समय में हम लोगों ने देखा था, नेटवर्क 10 ने सभी श्रोताओं को दिखाया भी था कि किस तरह नेपाल बॉर्डर का जो समीपवर्ती जनपद है नो मेंस लैंड एरिया में किस तरह से मजार और अवैध मस्जिदें बनाकर इस तरह से धर्मांतरण का एक गिरोह छांगुर द्वारा चलाया गया था। और वो छांगुर गिरोह के भी तार इसमें जुड़ते जाने, चूँकि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े लोगों के भी तार इसमें जुड़े हैं। तो जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि धर्मांतरण का कितनी महिलाओं का, वो अब तक प्राप्त जो जानकारी मिल रही है लगभग 30 महिला डॉक्टरों के धर्मांतरण यहाँ पे मुस्लिम डॉक्टरों द्वारा कराया गया है। तो एक तरह से कहा जाता है कि सरकार के प्रदेश की राजधानी सरकार जहाँ से चलती है वहाँ पे इस तरह की धर्मांतरण की घटना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही शॉकिंग है। वहीं हम बात कर लें कोडिन कफ सिरप की, तो कोडिन कफ सिरप को लेकर भी एसटीएफ और ईडी की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। शुभम की बात कर लें या उसमें संलिप्त लोगों की बात कर लें कई सौ करोड़ के ट्रेड की बात उसमें सामने आई है, जिसमें अवैध इलीगल ट्रेडिंग बांग्लादेश, नेपाल और अन्य राष्ट्रों में की गई है। वहीं हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो ओडीओपी के तर्ज पर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ओडीओसी शुरू करने जा रही है। जो जिस जनपद का है वहाँ का जो व्यंजन प्रसिद्ध है, जो भी मिठाइयाँ प्रसिद्ध हैं, या कहीं की अगर चाट टिक्की पसंद है तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसी जनपद में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ओडीओपी भी जब सरकार द्वारा शुरू किया गया तो वहाँ पे लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार उन्हीं के गृह जनपद में मिला। अब ओडीओसी के माध्यम से भी सरकार रोजगार को बढ़ावा देने की तरफ अग्रसर हो रही है। वहीं कौशल विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हर जिले में एक इकाई बनाई जाएगी, जहां पे रोजगार की संभावनाओं को जो लोग तलाश रहे हैं वहां पे उनको ट्रेनिंग मिलेगी और वो अपने करियर को वहां पे बना सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश की योगी सरकार ओडीओपी के बाद ओडीओसी के साथ साथ प्रदेश के युवाओं को जो जहाँ पे जिस जनपद का है, जहाँ पे बेरोजगार है, वहीं पे रोजगार देने की कवायद में जुट गई है। और अभी 24 जनवरी को जो बीपीयू दिवस मनाया जाएगा राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क में, जो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया था, पीएम मोदी कार्यक्रम में आए थे, पीएम मोदी के हाथों उसका शिलान्यास हुआ था। उस कार्यक्रम में जब यूपी दिवस मनाया जाएगा तो वहाँ पे ओडीओसी के भी स्टॉल इस बार लगाए जा रहे हैं। और ओडीओसी को बढ़ावा देने के बाद से कहा जा सकता है कि प्रदेश की योगी सरकार जो लुप्त होती हमारी परंपराएं थीं, जो जहाँ का जो उत्पाद प्रसिद्ध था, जो गायब हो रहा था, लुप्त हो रहा था, उसको एक बार जरूर विश्व पटल पे लाने में सफल रहेंगे। जिस तरह से ओडीओपी आज विश्व फलक पे छाया हुआ है और जो भी राष्ट्राध्यक्ष भी अगर विदेशों से भी आते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी उनसे मिलते हैं तो ओडीओपी उत्पाद ही उन्हें भेंट करते हैं। अगर मौसम के हवाले से बात कर लें तो सोनिया, अगर पूरे पूर्वांचल में और अवध लखनऊ प्रांत में भी, लखनऊ क्षेत्र में भी बात करें तो विजिबिलिटी 0 थी, अब जाकर थोड़ी सी धूप निकली है तो कुहासा छटा है। लो विजिबिलिटी के होने के कारण कई जगह से सड़क दुर्घटनाओं की बातें सामने आई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी एक पिकअप ट्रक से टकरा गई। इसके अलावा माघ मेला में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप प्रतापगढ़ में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 23 लोग घायल हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां पे इलाज चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि मौसम की जो मार है, शीतलहर, कड़ाके की ठंड और कुहासे की विजिबिलिटी, उसका सामना भी आम जनता को यहाँ पे करना पड़ रहा है। ट्रेनें तो विलम्ब हैं ही हैं, फ्लाइटें भी विलम्ब हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं हम SIR की बात कर लें तो SIR के मुद्दे पर अभी भी अखिलेश यादव और कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी में हमलावर हैं और निर्वाचन आयोग पे अभी भी अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास लौटूंगी। अजहर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है अजहर, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपकी बात अधूरी रह गई थी, एक आवाज बिल्कुल आपकी ब्रेक होकर पहुंच रही थी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। के हवाले से बात कर रहा था, जिस तरीके से लगातार पूरे जो हालांकि जो रहा था, जहां पे घना कोहरा की आम साबित हुआ है। जाही से लेके जो ट्रेन है वो ट्रेन से जो शेड्यूल अस्त व्यस्त हो गया है। ट्रेन जो है वो बजे वाहन
दिग्गज है और जिसकी वजह से हम घाटी की बात करें तो घाटी में अगर हम बीते रात की बात करें तो हालांकि काफी ठंड बीती रात भी -3 से 4 जो है तापमान जो है वो और किया गया था। हालांकि डल लेक जो काफी सारे शुरू है लेकिन इस कठोर वाली सर्दी रहती है। हालांकि ठीक है अजहर, आपकी माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूँ। आपकी आवाज हम तक ब्रेक होकर पहुंच रही है अजहर, सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वासु, आपके पास आते हुए देखिए, वासु, मैदानी इलाकों में अगर देखा जाए तो कोहरे का कहर साफ नजर आ रहा है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो वहां पर प्रदूषण तो है ही, ऊपर से लगातार जो ठंड बढ़ रही है उससे भी लोग बेहद ज्यादा परेशान है। किस तरीके से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं आम नागरिक? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सोनिया प्रशासन की, तो प्रशासन ने लगातार नगर पालिका हो या नगर निगम हो, तमाम जगहों पर रैन बसेरों का इंतजाम किया है। करीब गाजियाबाद के अंदर ही 9 जगह ऐसी है जहां रैन बसेरों का इंतजाम किया है, जहां जो लोग फुटपाथ या रेहड़ियों पर रहते हैं उन्हें वहां रखा जा रहा है। जब हमने लोगों से वहां बात की तो लोगों ने बताया कि सरकार जो प्रशासन द्वारा कंबल से लेकर अलाव से लेकर तमाम व्यवस्थाएं उन रैन बसेरों में भी की गई है। अगर वैसे बात करें जिस तरीके से पहाड़ों पर भारी भरकम बर्फ पड़ रही है, उसका बहुत बड़ा असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला, क्योंकि लगातार जो ठंड है, तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और जो कोहरा है वो हटने का नाम नहीं लगा। देर रात की बात करें तो सोनिया, देर रात जो विजिबिलिटी है वो शून्य के बराबर हो गया और जो सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं वो रेंग रेंग के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साथ ही शीतलहर भी देखने को मिल रही है, ठिठुरन काफी ज्यादा है। सुबह के समय तो हालात काफी गंभीर होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है सोनिया, जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हालांकि जो प्रशासन ने स्कूल की छुट्टियां की थी लेकिन अब इस बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन जिस वक्त सुबह जाना होता है, जो नौकरी बच्चे होते हैं जो स्कूल के लिए जाते हैं, तो काफी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। जी सोनिया। बिल्कुल बिल्कुल वासु, आपके पास लौटूंगी। राघवेंद्र, देखिए राघवेंद्र, 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले अब सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं अभी से। एक तरफ बसपा कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे, तो इसका मतलब गठबंधन अब वहां पर साफ तरीके से टूटा हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि सपा भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीएमसी चुनाव में बड़ी हार महाराष्ट्र में देखने को मिली है सपा को, तो उसका क्या फर्क 2027 में पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में? क्योंकि एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो वहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए और जो सपा थे उनके जो वोटर्स थे वो एमआईएम की तरफ खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अगर 2027 के लिहाज से देखा जाए तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है आने वाले समय में सपा के लिए? बिल्कुल सोनिया, अगर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो यहाँ का समीकरण एकदम बदला हुआ सा नजर आएगा। और जिस तरह से एनडीए गठबंधन को बिहार में, उसके बाद से बीएमसी में एक बड़ी जीत मिली है, उसके पहले विधानसभा चुनाव हुए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, हरियाणा का हुआ, राजस्थान का हुआ, तो विभिन्न राज्यों के जो चुनाव हुए वहाँ पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, और ख़ास करके जो बिहार और बीएमसी का चुनाव हुआ है इसमें जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी एनडीए कुनबे को मिली है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन की चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। अगर हम बसपा की बात कर लें तो बसपा लगातार कह रही है कि हम विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, और जिस तरह से पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अखिलेश यादव पे हमला बोला था और अपने पुराने गेस्ट हाउस कांड को याद किया था, समाजवादी गुंडों की बात कही थी, तो कहा जा सकता है कि सपा से इतनी दूरियां तो जरूर बसपा की हो गई हैं कि मायावती इस बार गठबंधन के हिस्सेदार नहीं होंगी। वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि हम चुनाव सारी सीटों पे लड़ेंगे। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन यहाँ पे हो भी पाता है कि नहीं। वहीं ओवैसी की बात कर लें तो ओवैसी इतना जरूर है कि माइनॉरिटी वोटों का एक ट्रम्प कार्ड बनकर उभरे हैं। जिस तरह से बिहार में उनको जीत मिली है, या जो भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें होती हैं वहाँ पे जिस तरह से उनको जीत मिल रही है, और जिस तरह से वो अपने वर्ग की, कौम की बातें रखते हैं, वो कहते हैं कि क्या ये माइनॉरिटी सिर्फ वोट देने के लिए है और नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो वो अपने माइनॉरिटी वोट को अपनी तरफ खींचने में सफल हो रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी की भी चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। वहीं एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से बिहार में चुनावी हार के बाद से अखिलेश यादव खुद ही चिंतित हैं कि किसी तरह
अन्य दलों से इंडिया गठबंधन बन जाए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नाम पे एक बार लोकसभा में हमने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन विधानसभा में ये शायद कार्ड हमारा न चले। और 10 साल, लगभग 9 साल होने जा रहे हैं अब जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ प्रदेश को चलाया है, जिस तरह से महिला सुरक्षा के लिए काम किया है, आम नागरिकों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों के लिए जिस तरह से काम किया है, 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस तरह से काम किया, जिस तरह से एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, एयरपोर्ट बनाने का काम किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया और बेहतरीन कानून व्यवस्था स्थापित करके एक अलग जो लकीर खींची है और लाभार्थियों का जो एक खास वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, जिसमें माइनॉरिटी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े हर वर्ग के जो वोटर हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जब 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में जाएगी तो कितना इंटर इनकम्बेंसी की बातें सामने आती हैं ये देखना होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव की बातों पे कितना जनता भरोसा कर पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके शासनकाल के भ्रष्टाचार की और जो कानून व्यवस्था की दुर्व्यवस्था थी उसकी बात करती है और वो लगातार योगी के बुलडोजर की बात करते। तो देखना होगा कि बेहतरीन कानून व्यवस्था के साथ बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाने में सफल होते हैं या इंडी गठबंधन अपनी बातों को समझाने में सफल होती है। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन राघवेंद्र, जिस तरीके से अगर देखा जाए पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें कांग्रेस काफी नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, सपा का जो हाल है वो भी बेहद खराब होता नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि मुद्दे तो सारे उठाए जा रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन कहां पर चूक हो रही है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सोनिया, चूक की बात की जाए या चीज़ों को समझना हो तो इसको इसी रूप में समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में सपा का बसपा से, सपा का आरएलडी से, सपा का सुभाषपा से, सपा का निषाद पार्टी से गठबंधन हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मंचों से अपना संबोधन देते थे, जनता को उनकी बातों पे भरोसा होता था। और कांग्रेस और बसपा की बात कर लें तो ये दोनों पार्टियां हाशिए पे हैं, कोई 1 सीट, कोई 5 सीट पा करके किसी तरह सर्वाइव कर रहा है। कांग्रेस की भी बात कर लें, विधानसभा चुनाव में 1 सीट पे है, तो वहीं बसपा की बात कर लें तो उसके भी एक ही विधायक हैं, उमाशंकर सिंह और आराधना मिश्रा मोना, वो कांग्रेस की इकलौती विधायक है। तो कहा जा सकता है कांग्रेस और बसपा तो हाशिए पे हैं ही, वो अपने खोए जनाधार को प्राप्त करना चाहती हैं। अब अकेले अगर चुनावी मैदान में जाती हैं तो किस तरह से जीत दर्ज करेंगी ये समझना होगा, क्योंकि इतना आसान इन दोनों पार्टियों के लिए नहीं होगा। जहाँ पे मोदी जैसा व्यक्ति यहाँ पे प्रचार करने आएगा, योगी जैसा व्यक्ति यहाँ पे प्रचार करना, और पूरी जंबो व्यवस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तमाम इनके केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री होंगे। और इसके अलावा हम अगर क्षेत्रीय दलों की बात कर लें तो पूर्व समय में हम सुभाषपा की बात कर लें या आरएलडी की बात कर लें, ये सपा के साथ थी, लेकिन अब ये दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो एक तरह से अखिलेश यादव भी अकेले ही चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि उनके साथ जयंत चौधरी हैं, उनके साथ ओपी राजभर हैं। तो सपा काफ़ी हद तक कमज़ोर भी दिखाई देगी, क्योंकि जो बेहतरीन कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी जैसा कहते भी है या प्रदेश में जैसा देखने को भी मिलता है महिला सुरक्षा को भी लेकर के, कहा जा सकता है कि जब 2027 का चुनाव होगा तो अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो योगी को हराएं। और योगी को भी जब जनता के बीच में जाएंगे तो कहाँ पे क्या चूक रही कि 10 साल में कौन से वो काम थे जो हम आपको लिए नहीं कर पाए। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव जब होते हैं, चुनाव परिणाम जब आता है तो नतीजा क्या होता है। लेकिन अगर अभी वर्तमान में अगर बात कर लें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर लें, तो आज के डेट में भी योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता के बीच में कोई नाराजगी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के जनता के बीच में कोई नाराजगी नहीं है। आज भी महिलाओं की, युवाओं की, व्यापारियों की, नौकरी पेशा लोगों की पहली पसंद सीएम योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का पलड़ा काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को किस तरह चुनौती दे पाते हैं और उनको डिफीट करने का जो प्रयास होगा उसमें वो कितना सफल होते हैं। बिल्कुल। अजहर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। अजहर आ रही है आपकी, तो मैं क्लियर करता हूँ। जी जी, अभी ठीक आ रही है आपकी आवाज। देखिए, मैं मौसम के हवाले से बात करूँ, कश्मीर में जो बदलाव के पेश नजर मैं या पर्टिकुलरली अगर हम तो जम्मू में कोहरे की वजह से जो आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और पेश नजर
आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले प्रिडिक्ट किया है कि 19 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक जो है भारी संख्या में जो है बारिश भी हो सकती है, हैवी स्नोफॉल हो सकता है। हालांकि इस हवाले से पहले ही प्रसार किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो वार्मिंग की वजह से इस तरीके की जो स्थिति है वो पैदा हुई है। बात करें तो घाटी में हालांकि दिन में जो तापमान है वो सामान्य होता है, धूप खिली रहती है, लेकिन ये जो धूप रहती है ये आने वाले दिनों में काफी परेशानी को साबित हो सकता है, क्योंकि आपाशी के लिए जो पानी है उसमें काफी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल पाएगी। लेकिन दूसरी जानब से अगर बात करें, बीती रात भी जो है पूरी घाटी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो है महराज आलम का जो शब है उसमें दुरूज अज़कार और मस्जिदों में काफी सारी मजालिस अमल में लाया गया। हालांकि इस हवाले से प्रशासन ने हर एक खानकाहों पे, मस्जिदों पे, जहां जहां पे बड़ी बड़ी तकरीबें होती थी वहां पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। जो है महकमे सेहत की जानिब से या हेल्थ सर्विस की जानिब से वो भी लगाए गए थे, और पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी के साथ साथ जो पूरी तरीके से अरेंजमेंट है, चाहे वो बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से जो सबसे बड़ी तकरीब जो है, सबसे बड़ी मजलिस जो है वो दरगाह हजरत बल श्रीनगर में अंजाम दी, जहाँ पे काफी सारे जो अकीदतमंद हैं उन्होंने रात भर शब खानी की और सुबह फिर जो है जियारत की और अब तीसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार सियासत हालांकि है, लेकिन जो सियासत जो है काफी गरमाई हुई है। जम्मू जो विधायक जो भी उसका कोटा है, जो जम्मू कश्मीर का कोटा आ रहा है, और दूसरी जानिब से जो कश्मीर के विधायक आ रहा है वो जम्मू है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सजाती बयान सामने आया और चीफ मिनिस्टर ने कि जो इस हवाले से ठोस दाम उठाए और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी तरीके से ये बताए कि जम्मू क्षेत्र में फंड और कितने काम हुए हैं, और उसी प्रकार से कश्मीर में काम हुए कितने फंड लोग सामने रखे। कल कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो डाला है, और उसमें आपको ये भी बताता। ठीक है अजहर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पहले ठीक से पहुंच रही थी, लेकिन अब फिर से ब्रेक होने लगी आपकी आवाज। वासु, आपके पास आते हुए। वासु, देखिए लगातार जिस तरीके से अब कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ी है, कब तक इस तरीके का मौसम बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है? मौसम विभाग की तरफ से कब तक अलर्ट जारी किया गया है गाजियाबाद में? सोनिया, मौसम अलर्ट की विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दे रखी है और ऑरेंज अलर्ट यहाँ जारी किया गया है, और करीब इसी तरीके का मौसम जनवरी में देखने को मिलेगा। 26 जनवरी के बाद बताया जा रहा है कि मौसम में कुछ सुधार होंगे, और जिस तरीके से कोहरा, सबसे बड़ी समस्या कोहरा बना हुआ है, कोहरे को लेकर जो सुबह शाम जिस तरीके से लोगों को परेशानी देखने को मिली, तो यही स्थिति लगातार कुछ दिनों तक बनी रहेगी। वही सोनिया, प्रदूषण की बात करेंगे तो प्रदूषण का जो लेवल है वो एक बड़ी समस्या सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर यहाँ करीब करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, और जिस तरीके से यहाँ प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर और कम होने का नाम नहीं लेते, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एक बड़ी समस्या लोगों के सामने होगी। क्योंकि जिस तरीके से लोग जो आसपास के राज्य के लोग हैं वो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, और यहाँ की स्थिति जिस तरीके से प्रदूषण के कारण बनी है, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो भविष्य है वो खतरा बनकर सामने आने वाला है। हालांकि प्रशासन दावे करता है कि उनके द्वारा लगातार प्रदूषण को से राहत दिलाने के तमाम कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। अगर ग्राउंड की अगर आप बात करो तो AQI लेवल लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है। सोनिया, बिल्कुल, स्कूलों में जो स्कूली बच्चे हैं उनको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? देखिए वासु, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब फिर से स्कूल ओपन कर दिए गए हैं। क्या कुछ समस्याएं आम जनता को अभी देखने को मिल रही है? देखिए सोनिया, अगर स्कूलों की बात करें तो बच्चे हैं, उनका जो स्कूल का समय है वो प्रशासन द्वारा 10 से 3 कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये राहत का काम हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए जिस तरीके से सुबह प्रदूषण की जो स्थिति बनी होती है वो बच्चों के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ, उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो सुबह के समय खेला करते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वायु में ये प्रदूषण फैला हुआ है वो बच्चों को काफी हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।